हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज फाइलम पोरीफेरा का लेक्चर का पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ। उसको भी देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। ठीक, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा। ठीक है, फिर पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, और लास्ट में आपको बताएंगे कि नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपको सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। ठीक, ये आपका फीचर्स है मेरे लेक्चर्स का। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा में मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू अदर ऑर्गेनिजम्स। यही होता है रिप्रोडक्शन, आपको रिप्रोड्यूस करते हैं ये लोग। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल। ये दो मोड हो गया। फर्दर एसेक्सुअल मोड की बात करेंगे तो एसेक्सुअल चार टाइप से होते हैं। पहला है बडिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है जेमिल फॉर्मेशन, चौथा है रीजेनरेशन। इन सभी को थोड़े थोड़े डिटेल में हम लोग समझेंगे नीट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पोरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, आया बात समझ में? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक, तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है? एक मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, दूसरा फीमेल गैमेट। ये सिंबल है, ये मेल का सिंबल है, फीमेल का सिंबल है। ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट जब फर्दर डेवलपमेंट करता है तो क्या करता है? कंप्लीट एडल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये आपको पता है। क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ पर जो मेल फीमेल फ्यूज किया, इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यह भी आपको क्लियर है, समझ में आ रही है बात? दिक्कत तो नहीं है। तो हम अगर पोरीफेरा की बात करेंगे, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होता है ये? हर्माफ्रोडाइट, यानी इनके बॉडी में मेल एंड फीमेल गोनैड दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेल स्पर्म भी बना सकते हैं और फीमेल स्पर्म भी बना सकते हैं। इस कारण से लगता क्या है कि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था। राइट, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप क्या पाएंगे, इसमें होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ लो भाई। ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है। ए अगर स्पर्म देगा, स्पर्म डोनेट करेगा, ठीक है, तो बी में क्या होगा? ओवम बनेगा। स्पर्म आपका मूव करता हो जाएगा ऑर्गेनिज्म नंबर बी के पास, यहां जाके ओवम से फर्टिलाइज करके बी में क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा और फर्दर डेवलपमेंट करके क्या करेगा? बी में ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या हो तो लिखिए कमेंट में जरूर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और पोरीफेरा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, और ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ? इंटरनल का मतलब ये हुआ, ये आपका फीमेल स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया?
कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोरीफेरा में क्या हुआ, हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहला टाइप पढ़ेंगे बडिंग। ठीक है, बडिंग पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशंस, राइट, नो गैमेट फॉर्मेशन, मतलब यहां गैमेट बनता ही नहीं है। ये होता क्या है, फिर होता ये है, यहां पर बॉडी का ही कोई छोटा सा पार्ट या टुकड़ा ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। यही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए डायग्राम को देखिए पहले। तो ये आपका एक कंप्लीट इंडिविजुअल पेरेंट है। ठीक है, क्या देख पाएंगे कि इस पेरेंट के बेस पर यहाँ पर एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बर्ड को क्या कहते हैं, आउट ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आउट ग्रोथ। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इस बर्ड का साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा ये जब साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बर्ड यहां से टूट जाएगा, यहां से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होकर के ये सरफेस पर चला जाएगा, और वहां जाकर के ये बर्ड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देता। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है समझो। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि मान लो कि ये आपका पोरीफेरा का बॉडी है, तो पोरीफेरा का ये बॉडी आपका पूरा का पूरा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको ना बर्ड कहते हैं। बर्ड क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होता है। इस बर्ड में क्या होगा कि इसका जो ये टर्मिनल पार्ट जो है, ये टर्मिनल पार्ट, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पार्ट। ये टर्मिनल पार्ट क्या करेगा, धीरे धीरे बल्जिंग शो करेगा, बल्जिंग, फूलना शुरू करेगा, फूलना, मतलब ये आपका अच्छे से फूल जाएगा। ठीक है, और फूलेगा। तो बाद में क्या होगा, ये इसको कहते हैं बल्ज पार्ट, बल्ज। बाद में ये बल्ज पार्ट यहां से क्या होगा, टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, ये एक फ्रैगमेंट बन जाएगा, टुकड़ा बन जाएगा। यही टुकड़ा बाद में ग्रो करके एक कंप्लीट एडल्ट का फॉर्मेशन ये कर देता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन इन पोरीफेरा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जेम्यूल फॉर्मेशंस। अब देखो होता क्या है, ये जेम्यूल, सबसे पहले ये समझो जेम्यूल है क्या। जेम्यूल को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल बड। जेम्यूल इज इंटरनल बड। यहां देखो ये छोटा सा, ये छोटा जो दिख रहा है बड, दिस इज कॉल्ड इंटरनल बड। होता क्या है कि जब पोरीफेरा को हम एक्सट्रीम कंडीशन में लेके जाते हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में लेकर के जब हम जाएंगे, या जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये पोरीफेरा अपने बॉडी के अंदर ये छोटे छोटे क्या करेंगे, इंटरनल बड बनाना शुरू करते हैं। इसको जेम्यूल कहते हैं। ये इसी अवस्था में रहेंगे बहुत दिनों तक। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा, जिस कंडीशन में स्पर्म ग्रो कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, यहां पर टॉप में आप देख पाएंगे माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल से ये बर्ड धीरे धीरे बाहर निकलेगा, बाहर निकल करके ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करेगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं है। अगर होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा पार्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन एक ऐसा पावर है स्पॉन्जेस के बॉडी में कि स्पॉन्ज के बॉडी का कोई भी पार्ट को काट दो या वहां से काट के निकाल दो, ये बॉडी, ये पीस क्या करेगा, ये कटा हुआ पीस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। बड़ा अच्छा रीजनरेशन पावर स्पॉन्जेस में दिखाई देता है। आशा करता हूं आप इसको भी समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाजत है। अब लास्ट में देखते हैं कि पोरीफेरा में डेवलपमेंट क्या है। तो पोरीफेरा का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि जब ये जाइगोट बनाएगा और जाइगोट से जब ये एडल्ट बनाएगा तो इस एडल्ट के बीच में यहां पर कहीं लार्वल फॉर्मेशंस होता है। क्या होता है? लार्वल का फॉर्मेशंस होता है, इसीलिए कहते हैं इसको इनडायरेक्ट फॉर्मेशंस। उसमें दो लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। याद कर लीजिएगा, पेपर में कभी आ सकता। क्लियर हुआ डेवलपमेंट? कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए, समझा रहा हूं अच्छे से मैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। लेक्चर तो आपका समाप्त हुआ। ये माइंड मैप है, आप इसको देख के रिवीजन कर सकते हैं, यहां भी रिवीजन कर सकते हैं, टू द पॉइंट दे दिया है। ठीक है, अब चलिए नीट ने कुछ सवाल पूछा था इससे संबंधित। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्पॉन्जेस के लिए सही है जिसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं हो, कोई भी उसमें अपवाद नहीं हो। चलिए पढ़ते स्टेटमेंट को। कहता है दे ऑल हैव कैलकैरियस स्पिकुल्स। आपको बता चुके हैं कि कैलकैरियस स्पिकुल्स जो ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम है। आपको पता है कि कैलकैरियस के अलावा सिलिकियस स्केलेटन भी होता है, इसीलिए सभी में कैलकैरियस नहीं होता है, सिलिकियस भी कुछ में होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दे हैव हाई रीजेनरेशन पावर। अभी अभी पढ़ा है, इसमें रीजेनरेशन पावर होता है, सही कथन है। चलते हैं नेक्स्ट। दे आर फाउंड ओनली इन मैराइन वाटर। गलत, क्योंकि स्पॉन्जिला जो है वह फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी है, इसलिए गलत है। यानी कुछ स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शंस ऑल रेडियली सिमेट्रिकल। गलत, कुछ इसमें एसिमेट्रिकल भी होते हैं, इसी के तहत सी ऑप्शन गलत, डी गलत, ओनली बी इज करेक्ट। इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाइएगा, नीट के पेपर में गलती नहीं होगा। आया समझ में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकॉन, जिसको स्काईफाई भी कहते हैं। साइकॉन जो है ये एनिमल का ग्रुप है और पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल है। इसके लिए कौन सा कथन इसमें सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 यूनिसेलुलर, आपको बता चुके हैं कि पोरीफेरा मल्टी सेलुलर होता है, ऑप्शन से गलत। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये कथन को अभी रोकिए, आगे बढ़ते हैं, पाएंगे। सी ऑप्शंस मल्टी सेलुलर विथ गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। गलत है, क्योंकि गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम ये पाया जाता है सिलेंट्रेट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में। ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी मल्टीसेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी तो नहीं होता है, सही है, इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, बता रहा है। गलत है, आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? दिक्कत होगा तो लिखना कमेंट सेक्शन में, जवाब जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक पहुंचा देना। अगला लेक्चर लेंगे पोरीफेरा पार्ट 4 में, इसमें पढ़ाएंगे कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, और ये लास्ट लेक्चर होगा पोरीफेरा। ठीक है, तब तक के अलविदा, बाय, टेक केयर, खुश रहो।